ब्रेन स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट का 11वां एमसीक्यू। ये भी आधुनिक बिहार के प्रश्नों से ही है। तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। ठीक, चलिए चालू करते हैं। देखिए, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है भाई। ये जो सोचे उसे कर दिखाने में ही तो हिम्मत है ना। सोच तो हर कोई लेता है भाई, मैं ऐसे कर लूंगा, करता तो कोई है ना। तो जो सोचे और वो करने के लिए ठान लियो तो जुनून होनी चाहिए इसके लिए, तो कर लेता। अगर जुनून हो ना तो एकदम हारा हुआ आदमी भी कभी जीत सकता है, अगर जुनून ताकतवर हो तो। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणेता कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन को पहला ऑप्शन देखिए, नागरमल मोदी, वारिंद घोष, शाखाराम गणेश देउस्कर, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो बताइए इसका ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या इसका आंसर होगा? वैसे स्वदेशी आंदोलन चालू कब हुआ था देखा जाए तो जब बंगाल विभाजन 1905 में जब घोषणा की गई तो उस टाइम स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया गया था। लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास और बारिंद घोष, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन बिहार से में पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता के रूप में बिहार में कौन जाने जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहां देखें तो औपनिवेशिक, और बिहार में अगर पूछे कि बिहार में ऐसे कौन से नेता थे जो औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के बारे में बताया और लोगों को ऊर्जावान बनाया, मोटिवेट किया, देशभक्ति जगाई, तो वो शाखाराम गणेश देशकर थे। और उन्होंने ही स्वदेशी आंदोलन का बिगुल फूंका था, इसीलिए इसे प्रणेता के रूप में जाना जाता है बिहार में। और इसने देश की कथा नामक पुस्तक भी लिखी है जिसमें ये सारे वर्णन किया हुआ है औपनिवेशिक अर्थशास्त्र का। तो पुस्तक भी देखिए, देश की कथा, और इसका देश की कथा अगर ऑप्शन में ना हो तो देशेर कथा करके ऑप्शन में आ रहा था, तो उसी की पुस्तक है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक, चलिए चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो देशेर कथा देश की बात के लेखक कौन थे? पिछली स्लाइड में देखें तो इसके ऑप्शन देखें तो भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमेंद्र चंद्र नाथ दत्त घोष, वारिंद घोष, शाखाराम गणेश देशकर। तो अगर न पता हो तब तो भाई फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर न पता हो तो आप गलत ही करके आएंगे। तो ये तो पता रहना चाहिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में भाई तुम्हें पता है तो सही करके ले जाओगे, नहीं तो अगर नहीं पता है तो गलत ही होगा भाई, क्योंकि अनुमान इतना तक जाता ही नहीं कि शाखाराम गणेश देशकर नाम सुना ही नहीं रहते। अगर जो तैयारी बीबीएससी का स्पेशल नहीं किया रहता वो नाम तो कंफर्म नहीं सुना होगा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था बिहार में भाई? तो पहला ऑप्शन देखिए, लोकमान्य तिलक, शाखाराम गणेश देशकर और मुंजे राधा मोहन गोकुल। तो शाखाराम गणेश देशकर ने औपनिवेशिक शासन के बारे में बताया। औपनिवेशिक जी यहाँ का धन विदेशों ब्रिटिश जा रहे हैं बिना कुछ इंडिया को मिले, तो ये मतलब ये औपनिवेशिक शोषण के बारे में बताया। वहां के लोग उसके पुस्तक पढ़ के, ये औपनिवेशिक अर्थशास्त्र की पुस्तक ये लिखा गया था देश की बात में, देशेर कथा है उसमें लिखा था। तो उससे लोग को देश प्रेम जागी कि मेरे देश को कुछ नहीं मिल रहा है इसके बदले, और ये हम लोग का शोषण कर रहा है। तो ये सारी बातें इसमें बताया गया था। तो ये पुस्तक पूछे कौन सा है, तो देशेर की कथा या देश की बात में, देश की बात से याद आया मन की बात, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी, मन की बात सुनिए 8 बजे। तो इसका आंसर होगा आपका शाखाराम गणेश देशकर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो पहले ये देखिए भाई, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन राष्ट्रीय लेवल पर किसने किया था? तो पता होगा आप लोगों को, सचिंद्र सान्याल ने किया था। ठीक, तो पूछ रहा है कि पटना में इस शाखा की स्थापना किसने किया? तो पटना में भी
सचिंद्र सान्याल जी ने ही पटना में भी स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा आपका ए। जो आप लोग क्विक रिवीजन क्लास में रिवीजन भी किए होंगे और रेगुलर क्लास में पढ़े भी होंगे इसकी सारी डिटेल में, तो इसके सारी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और अगर पूछे कि इस संगठन से जुड़े कौन कौन से व्यक्ति थे, तो भूपेंद्र नाथ दत्त भी जुड़े थे, हेमेंद्र चंद्र नाथ घोष भी जुड़े थे, और अतुल चंद्र मजूमदार भी जुड़े थे इस संगठन से। अगर संगठन से जुड़े कौन कौन से, तो अगर ऑप्शन हो तो उनमें से सभी होगा। अगर पूछे स्थापना पटना में किसने किया, तो सचिंद्र सान्याल। सखाराम गणेश देशकर ने किस मारवाड़ी व्यापारी को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था। जब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाई जा रही थी, तो उस टाइम मतलब स्वदेशी पे बल दिया जा रहा था, कुटीर उद्योग को बल दिया जा रहा था, विदेशी वस्तुओं को जलाई जा रही थी, अपने स्वदेशी अपनाओ नारा भी चल रहा था, स्वदेशी अपनाओ विदेशी जलाओ, ऐसे करके नारा भी चल रहा था उस टाइम। और इसकी आलोचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था कि वस्तुओं को जलाना नहीं चाहिए, कम से कम इसे धन की क्षति हो रही है, क्योंकि भाई खरीदा है जो भी आदमी, तो उसको धन के बदले तो मिला है ना, तो इसलिए उसका आलोचना भी किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ये पूछा जा रहा है कि सखाराम गणेश ने किसे प्रेरित किया था कि भाई स्वदेशी व्यापार को जोड़ो, कि अपनी वस्तु को ही बेचो, ना कि विदेशी वस्तु खरीद के लाओ और उसे बाजार में बेचो। ऐसा मतलब कुटीर उद्योगों से खरीदो, छोटे व्यापारियों से खरीदो, जो स्वदेशी वस्तु है उससे खरीदो, और व्यापार करो, उसका देश विदेश में व्यापार करो। तो ये देखिए, तो ये व्यापारी कहा, मतलब हुगली मतलब बिहार बंगाल तो पहले साथ ही बिहार बंगाल कनेक्ट था, तो वो हुगली के किनारे यहाँ बिहार से प्रोडक्ट खरीद के, और हुगली में वहां समुद्र है, तो हुगली वहां नदी से वो विदेश मतलब व्यापार माल सप्लाई करता था। तो इसे प्रेरित किया कि स्वदेशी वस्तु को व्यापार करो। तो किसे कहा था, ये पूछा जा रहा है इसमें। इसके बैकग्राउंड में कहानी इसलिए सुना दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को जो पढ़े होंगे ना रेगुलर क्लास में, बस वो याद आ जाए, हाँ कहीं तो ये हमारे टीचर भी नहीं बताए थे, तो ऐसे इसलिए बैकग्राउंड में कहानी कुछ कहना पड़ता है, नहीं तो वैसे तो इसका ऑप्शन बी लगाते निकलते बनते। तो इसका ऑप्शन देखिए, तो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह है, नागरमल मोदी है, देवी प्रसाद खेतान है, हनुमान प्रसाद पोद्दार है। तो यह देखे, ये नागरमल मोदी थे, नागरमल मोदी व्यापारी को प्रेरित किया था सखाराम गणेश जी ने। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार की किस पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया था। तो भाई वैसे तो स्वदेशी आंदोलन उस टाइम तो लोगों को जागरूक करने का एक ही माध्यम था। अभी ना बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारे ऐप है, इससे भी फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत सारे अभी सोशल मीडिया है। उस टाइम एक पत्री सोशल मीडिया के पत्र ही होता था, प्रकाशन करके आप लोगों को जागरूक कर सकते थे। वो भी उस टाइम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते थे, तो एक तरह से पढ़े लिखे लोगों को मतलब उससे पढ़वाया जाता था, और बीच में कहीं हॉल में वहां के लोगों को बुलाया जाता था, और उसे सुनाया जाता कि ऐसे ऐसे चल रहा है, देश में शोषण हो रहा है, ये वो सब कुछ बताया जाता था। और वो पत्रिका पढ़कर ही बताते थे, क्योंकि जो लेखक थे वो अपना पत्रिका में संपादन करते थे। तो बोल रहा है कौन सी पत्रिका, वैसे तो बिहार केसरी करके आता था, बिहार टाइम्स आता था, पाटलिपुत्र हुआ, स्वराज कथा हुआ, सतयुग हुआ, ये बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं उस टाइम बंद किए गए थे। लेकिन फिर भी सखाराम जी ने वो देश की बातें जारी रखी, फेरी लगा के। तो इसका ऑप्शन देखें तो उपयुक्त डी होगा इसका आंसर। स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक कौन है। तो यह आंसर देखें, ऑप्शन देखें तो सखाराम गणेश जी है, या लोकमान तिलक है, या राधा मोहन गोकुल है, या मुंजे है। तो भाई लोकमान तिलक उस स्वदेशी आंदोलन के समय तो वो महाराष्ट्र की तरफ आंदोलन में भागीदार सक्रिय थे, तो ये तो नहीं होगा। और अभी देखें कि देश की बात, देशेर कथा, ये तो सखाराम गणेश देशकर ने लिखा है। और ये बोल रहा है देश का धन, तो देश का धन तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई पढ़े हैं कहीं ना कहीं तो याद तो आएगा ना, इसका ये पुस्तक है, कहीं पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कंफर्म याद नहीं आएगा भाई।
ये सोचोगे कि एग्जाम के दिन याद आ जाएगा, हाँ ये अगर नहीं पहले पढ़े हैं तो गलती से भी दिमाग पे क्लिक नहीं करे, आप बस सुने हैं तो क्लिक तो करेगा ही दिमाग पे। हाँ, और एक बात याद रखिए, मतलब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो आपको, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ते हो, जब ऑप्शन पढ़ते हैं दोनों चीज, तो आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि ऑप्शन ये तो होगा यार, सी होगा। तो अगर माइंड में जो पहले बार क्लिक करे ना वो लगा के देखिए, आप अप्लाई करके देखिए, वो सही होता है, क्योंकि दिमाग पहला बार जो क्लिक करता है ना वो सही क्लिक करता है। तो वो करके देखिए, अगर बिलीव ना तो करके देखिए ऐसा, कि पहली बार जो दिमाग में क्लिक होता है वो आंसर सही रहता है अधिकतर, और बाद में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये भी तो हो सकता है भाई, सखाराम गणेश जी तो भी तो हो सकते हैं, तो इसमें गलत हो जाता है। तो ये देखिए, तो राधा मोहन गोकुल देश का धन का लेखक है, और ये देश के धन के में वो औपनिवेशिक शोषण के बारे में ही बताकर ये अपने पुस्तकों का देश पुस्तकों को बेचकर फेरी लगा, ये भी फेरी लगाकर बेचते थे, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं को वहां बंद कर दिया गया, तो कहीं मेले ठेले में फेरी लगाकर गांव गांव जाकर अपने पुस्तक को दे देते, जिससे जागरूकता बढ़े, शोषण की मुक्ति बारे में पता चले कि अंग्रेज हम लोग का शोषण कर रहा है, क्योंकि उस टाइम भाई अंग्रेजों का साथ भी तो इंडियन दे रहे थे ना, तो उनको पता नहीं था इसीलिए दे रहे थे। तो इसका आंसर देखिए तो सी होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस किस वेबसाइट किस वायसराय के इशारे पर एलेन एओ ह्यूम है यहाँ, ये इसका फुल फॉर्म लिखा है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1850 में की। तो भाई ये अगर देखिए तो बोल रहा है कि किस वायसराय के इशारे पे, तो अगर देखें तो जब 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस टाइम वायसराय कौन थे पता है? डफरिन थे। डफरिन एक बात कही भी थी, ये कथन पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा था कि ये मुट्ठी भर का समूह क्या कर लेगा, मुट्ठियों भर का समूह क्या कर लेगा, ऐसे करके कथन भी है। तो ये कथन किसने दिया था? तो डफरिन ने दिया था। और किसके बारे में? कांग्रेस के बारे में कहा गया। और 72 लोग गोकुल संस्कृत विद्यालय वहां पे स्थापना हुआ था। ठीक, तो 1850 ईस्वी में तो ए सचिव थे, और अध्यक्ष आप कमेंट सेक्शन में बताओ उस टाइम अध्यक्ष कौन थे इसका, कांग्रेस का। और वायसराय देखे तो डफरिन थे। इसका आंसर होगा, पूछ रहा वायसराय उस टाइम कौन थे, तो डफरिन। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा। किस राष्ट्रवादी नेता ने ए ह्यूम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया? तो भाई कांग्रेस का मतलब देखिए तो लोगों का समूह होता है। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह होता है, जो यूएसए से लिया गया है। कांग्रेस का मतलब लोगों का समूह होता है। पहले इसका राष्ट्रीय संघ नाम था, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो कांग्रेस लोगों का समूह था। तो ये यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में यहां नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया। यहां देखिए तो ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया। वो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिए। ठीक, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस के रूप में मनाया गया? तो देखिए भाई, उस टाइम केसरी के संपादन कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। और बंगाली पत्रिका का संपादन कौन है? और बंगाली, खास बात यह है कि बंगाली पत्रिका बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। और केसरी पत्रिका बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया। तो ये बराबर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूजन बनता है, क्योंकि वैसे आदमी सोचेगा यार बंगाली पत्रिका है तो बंगाली लैंग्वेज में लिखेगा ना, इंग्लिश में क्यों लिखेगा वो? तो पहला ऑप्शन ही ऊपर वाला ऑप्शन ही आपको दिया रहेगा बंगाली। आप आराम से बंगाली लगा के, लेकिन उसका इंग्लिश आंसर होगा। तो इस पत्रिका का संपादक है लोकमान तिलक। तो ये जागरूकता फैला रहे थे, औपनिवेशिक शोषण के बारे में बता रहे थे, और लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि, और देशभक्ति की भावना जगा रही थी लोगों में। तो ये इसके लिए ये बोल रहे थे कि उपद्रव मचा रहे हैं गोपाल कृष्ण, ये लोकमान्य तिलक, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से इसे गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका गोपाल
सॉरी लोकमान्य तिलक। ठीक, तो इसका आंसर हुआ आपका सी। लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की? तो भाई पहले ये देख लीजिए कि होम रूल की स्थापना लोकमान्य तिलक ने की थी, और किस और भी तो एक मैम थी जिसने भी की थी। तो बताइए उस मैम का नाम क्या था? उस मैम का नाम एनी बेसेंट थी, और वो आयरलैंड की थी। ठीक, पूछा जाता था वो किस देश से संबंधित है? वो आयरलैंड से संबंधित है। और तो ये देखिए इसका अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक द्वारा गठन किया गया होम रूल लीग का, और सितंबर 1916 में गठन किया गया एनी बेसेंट द्वारा। तो ये तो पता है भाई, ऑप्शन देख लो, अप्रैल माह सब में सेम दिया हुआ है और ईयर भी सेम दिया हुआ है। अगर तुम देख लो ऑप्शन में 25, 26, 27, 28 ऐसे करके ऑप्शन भी दिया है, तो आप इलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो अगर याद ना रहे तो। देख रहे हो ना बालक, याद ना रहे ना बालक तो इसे टच भी नहीं कर सकते फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का। तो बालक तो यहां सोचेगा भाई, कुछ तो होगा भाई ऑप्शन, अंदाज लगा के आएगा, और अंदाज अधिकतर गलत होता है भाई, ये ध्यान रखो। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? और होम रूल देखे तो जोसेफ बैप्टिस्ट लोकमान्य तिलक द्वारा गठन होम रूल का अध्यक्ष था। और ये देखिए, और लोकमान्य तिलक का पूना क्षेत्र और मुंबई को छोड़कर कर्नाटक क्षेत्र और मध्य प्रांत बरार तक इसका क्षेत्र था। और एनी बेसेंट का क्षेत्र देखें तो तिलक के क्षेत्र को छोड़ के लगभग सारे क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन की नेतृत्व एनी बेसेंट कर रही थी। ठीक, और अगला इसका ऑप्शन आप बताइए क्या होगा? 25 अप्रैल होगा या 26 अप्रैल होगा या 27 अप्रैल होगा? क्या होगा इसका आंसर? बताइए, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? वैसे तो हम बता ही देंगे, बट होगा क्या इसका आंसर, ये बताओ। तो ये देखिए, तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक, आप लोग जब क्वेश्चन देखते हो तो पहले मन में सोच लिया करो कि ये इसका आंसर होगा, फिर बाद में सोच लिया, जब हम बोले ना तब हाँ भाई मैंने ये सोचा था, मेरा तो ये सही हुआ, और बाद में माइंड में कैलकुलेट कर दिया कि मेरा 25 क्वेश्चन आया था, इसमें से 5 गलत हुआ, 20 सही हुआ। हाँ सही जा रहा है, 20 प्लस सही हो रहा है ना, सही जा रहा है भाई। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने के लिए सलाह दिया था? बताओ भाई, गांधी जी से मिलने के लिए किसने सलाह दिया था राजकुमार शुक्ल को? तो राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में और मिलने गया था, और उस टाइम लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो अंबिकाचरण मजूमदार थे। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि किसने इसे सलाह दी थी गांधी जी से मिलो? तो पहला ऑप्शन देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोरख प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद। बताओ भाई, राजेंद्र प्रसाद तो एक्टिव होंगे चंपारण सत्याग्रह से ही भाई, तो इसका आंसर पहले अगर देख ले तो पहले तो वही डी आंसर इसका गलत होगा। पीर मोहम्मद मुनीस, गोरख प्रसाद, एक हटा दिया, अब 3 में चूज करना है भाई, कौन होगा? तो भाई 3 में चूज कैसे कर पाएंगे? अगर याद ना रहे तो कैसे चूज कर लोगे तुम? अंदाज, अगर गोरख प्रसाद के बारे में कुछ पता हो तब तो तुम इलिमिनेट कर लोगे, ये आंसर तो नहीं होगा। पीर मोहम्मद मुनीस का नाम अगर ना सुने हो तब तो वहां तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई ये भी सही हो सकता है। बताओ कौन होगा इसका आंसर? किसने कहा था भाई मिल लो इससे? तो मिलने की सलाह गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। और ये देखें तो चंपारण के अंधेरा करके एक पत्रिका का संपादन भी किया था, और वहां के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया था। तो इसका आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी, और इसके पत्रिका का नाम क्या था? तो चंपारण का अंधेरा। तो इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक, गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो बताओ भाई, मोतिहारी कब पहुंचे थे अपने सहयोगियों के साथ गांधी जी? बताओ भाई, ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी देखो भाई, 14, 15, 16, 17 लाइन से दिया हुआ है, और अप्रैल माह अभी पता है कि बच्चा कौन सा चीज भूल गया होगा? अप्रैल माह भी दिया हुआ, 1917 दिया, ईयर 1917 ही दिया हुआ है। अगर डेट ना पता हो, देखो इतना फैक्चुअल अगर क्वेश्चन पूछे ना तो अगर ना याद रहे तो कंफर्म गलत होने का चांस है भाई। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? आंसर तो पता चल ही जाएगा। तो ये देखिए, तो 13 पहले देख लीजिए इसके बैकग्राउंड में, ये 13 अप्रैल को गांधी जी
तिरहुत तिरहुत पहुंचे तो वहां के तिरहुत जो भी मिथिला का क्षेत्र है वहां के आयुक्त जो थे वो आयुक्त उसे जो सचिव थे उस सचिव से उसे बोले वहां का वो क्षेत्र छोड़ देने के लिए कि आप तिरहुत से चले जाइए, आपके आने से उपद्रव मचेगा, विद्रोह होगा, आप विद्रोह भड़का रहे हैं, आपको जहां यहाँ से जाना चाहिए, आपको इससे मतलब नहीं रखना चाहिए, मतलब ये उस आयुक्त द्वारा कहा गया। और वो आयुक्त थे मार्सेड, ठीक, मार्सेड वो आयुक्त थे। तो ये इसलिए पूछ रहा है तो कब ये मोतिहारी पहुंचे थे, इसके बाद वो वहां से उसको राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, रामनमी प्रसाद, ये सारे लोग वहां से साथ हुए और वो 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के साथ मोतिहारी पहुंचे। और मोतिहारी में कहां पहुंचे भाई, अगर और गहराई में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए, इतना फेक अगर अंदर घुस के क्वेश्चन अगर बनाया बालक, तो क्वेश्चन गलत ही होने का चांस कैसे नहीं होगा। कौन इतना बच्चा ध्यान रखेगा कि भाई मोतिहारी जिला किस गांव में गया था, ये भी तो पूछ सकता है ना। पीसीएस भाई, पीसीएस कुछ भी कर सकता है। अब तो यूपीएससी 2024 में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतना डाल दिया था कि यूपीएससी जो भी पढ़ता बच्चा वो कंसेप्ट पढ़ता है, फैक्चुअल वो क्यों पढ़ेगा, कोई फैक्चुअल पूछता नहीं था। और अब फैक्चुअल भी पढ़ना पड़ेगा वाला सबको, क्योंकि फैक्चुअल इस बार पूछा है और 2000 अगला साल क्या पूछेगा तो किसी को पता नहीं। तो अपना क्या काम है, अपना सारा चीज तैयारी करके जाना, एग्जामिनर जो पूछे भाई। तो देखें तो गांव का नाम देखें तो जसोली गांव था, जसोली गांव पहुंचे थे, जसोली, ठीक, जसोली। ये मार्कर की वजह से हो रहा है, राइटिंग वजह से सही बनता है मेरा, बस ये पेन की वजह से ऐसा इसमें लिखा हुआ है, लिखाया जा रहा है। जसोली सुन भी रहे हैं, जसोली ध्यान रखिए। और वहां के रैयतों का जायजा लिया, उसके दयनीय स्थिति के बारे में, उससे पूछा और उससे साइन भी करवाए। वहां के पढ़े लिखे युवक को साथ लिया और सब अपनी अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताने लगे। और अंग्रेजों द्वारा कुछ लोगों को उसके फेवर में प्रशंसा करने के लिए भी भेजा गया था। तो इसका आंसर होगा आपका 16 अप्रैल 1917। इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था, देखें तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त पिछले स्लाइड में, तो मार्सेड, तो इसका आंसर होगा मार्सेड। ठीक, एक बात और यहां देखिए, यहां एम विल्सन का नाम दिया हुआ है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जब वो चंपारण गए पहुंचे और जांच प्रक्रिया का प्रारंभ किए ना, तो उससे पूर्व जांच प्रक्रिया का प्रारंभ करने से पूर्व किससे मिले थे? तो वो देखे तो नीलवर संघ के सचिव एम विल्सन से मिले थे, जो यही थे। तो अगर पूछे कि जांच समिति से पूर्व महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की जांच समिति से पूर्व किससे मिले थे? तो जे एम विल्सन से मिले थे। वो देखे तो नीलवर संघ के अध्यक्ष या सचिव के रूप में काम कर रहे थे, वो उससे मिले थे। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका ए। चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? देखो भाई, पटना में हुआ था या रांची में या बेतिया में या मोतिहारी में? तो आप क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आप क्या काटोगे, बताओ मैं? आप रांची काटोगे कि रांची तो पहले आंसर नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा। आप लगाओगे, किसे पता है कि कमेटी का वो तो मोतिहारी पहुंचे थे, वहीं से लोगों का जायजा लिया जा रहा था, तो इसका आंसर होगा मोतिहारी। बट भाई ये सोच गलत है आपकी, ये गलत आंसर है। दोनों आप सोचे हो, गलत सोचे हो। बताएं भाई, झारखंड तो 2000 ईस्वी में ना लगा हुआ बिहार से, पहले तो साथ में ही थे ना बिहार, झारखंड थे ना, झारखंड साथ में ही। बताओ, तो पूछा जा रहा है कि कहा, तो ये देखे तो वहां के गवर्नर, वहां के ब्रिटिश अधिकारी ने, मोतिहारी के ब्रिटिश अधिकारी की राय बनी कि वहां के राय बनी कि समझौते के माध्यम से इसका हल निकाला जाए, ना कि विद्रोह के माध्यम से। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। तो इसके लिए गांधी जी ने सचिव से मिलने का निर्णय लिया और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए पत्र लिखा। और बिहार के मुख्य सचिव
को गांधी जी ने 26 मई 1917 में उसे दिया वो पद, और उसे ये कहा गया कि वो रांची जाकर गवर्नर से मिले। और गांधी जी ने 2 जून 1917 को पटना से 3 जून को रांची पहुंच गए। 3 जून को रांची पहुंचे तो रांची में इसका गठन किया गया। तो रांची में, और कब पहुंचे थे, तो 3 जून को पहुंचे थे गांधी जी। और गांधी जी वहां अगर पूछे कि गांधी जी रांची पहुंचे, अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट कर देंगे भाई, आप सुनो तो पहले, इतना फैक्चुअल लेके आए ना आपके लिए, कितना एग्जामिनर कितना अंदर तक पूछ सकता है, उतना अंदर तक क्वेश्चन लेके आए, टेंशन क्यों ले रहे आप। तो देखिए, तो आर्य समाज के बैरिस्टर, जो बैरिस्टर उसके साथ वकीलगिरी इंग्लैंड में साथ में दोनों किए थे, महात्मा गांधी और वो बैरिस्टर थे। तो उस बैरिस्टर का नाम है श्याम कृष्ण साय। याद रखें, रांची में किसके यहाँ रुके थे, तो श्याम कृष्ण साय के यहाँ, श्याम कृष्ण साय। ठीक, श्याम कृष्ण साय। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण अधिनियम का जन्म कब हुआ। एकदम चंपारण अधिनियम बन के कब तैयार हुआ, कब लागू हो गया, ये पूछा जा रहा है ये। तो ये देखिए, तो अधिनियम बनाया गया और जांच कमेटी का निर्णय ये आया कि ये जांच कमेटी का ये आया कि ये परंपरागत 3 कटिया प्रथा के विरुद्ध लड़ा जा रहा था ना, तो ये 3 कटिया प्रथा परंपरागत तौर पे नहीं चली आ रही थी, ये अंग्रेजों द्वारा थोपा गया था। ये निर्णय लिया गया, इसे बंद कर दिया गया, इस 3 कटिया प्रथा को अंत कर दिया गया और रैयतों की लगान घटा दी गई और इस प्रथा को अवैध घोषित किया गया। पहले भी नील की खेती होती थी, लेकिन किसान अपने तरीके से खेती करते थे। मन हुआ तो अगर मन हुआ तो 3 कट्ठा में कर दिया, नहीं मन हुआ तो 1 कट्ठा में किया। तो ऐसे क्या हो रहा था कि नील की खेती बढ़ रही थी ना, तो खाद्यान्न का उत्पादन कम हो रहा था, क्योंकि नील से ज्यादा मुनाफे मिल रहा था, लेकिन वो मुनाफे किसान को नहीं मिल रहा था, वो अंग्रेज व्यापारी ले लेते थे, जिसे नीले साहब कहा जाता था, वो ले लेते थे उसका, और इसे बहुत कम मुनाफा में बहुत कम प्राइस देके इसे टरका दिया जाता था नील किसानों को। तो मुनाफा तो इसको नहीं मिल रहा था, तो इसको कोई फायदा नहीं था। लेकिन जब किसान अपने मन से करता था ना, तो उसे अपना फायदा होता था, वो खुद बेचते थे, वो परंपरागत रूप से अलग चला था, उसका जितना मन हुआ उतना दूर में वो खेती करते थे नील की। खाद्यान्न का संकट नहीं बनता था, और उस टाइम में मुनाफे के लिए अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा नील 20 कट्ठा में, मान लो यार 3 कट्ठा बोल रहा है, मतलब एक दूर में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा तुम्हें नील की खेती करनी है। हर किसान 20 कट्ठा में 20 धूर में, सॉरी 3 कट्ठा, मतलब हाँ 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करनी है। तो बताओ भाई, तो अगर उतना में वो नील की खेती कर लेगा हर किसान, तो खाद्यान्न का उत्पादन तो कम होगा। ये है, तो इसे अवैध घोषित किया गया और लगान राशि कम करके, और वो नीले साहब से उसका नगद वसूला भी गया पैसा, और उसे शोषण युक्त व्यक्तियों को दे दिया गया उस पैसा। ठीक, देखिए, और इसका आंसर देखिए, तो ये 4 मार्च 1918 से लागू हो गया। इसका आंसर होगा आपका बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो रॉलेट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ। तो ये पूछा जा रहा है कि कब पारित हुआ, तो पहले देख ले भाई रॉलेट कानून था क्या। तो रॉलेट कानून के बारे में जाने तो इसे काला कानून कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम अराजकता फैल गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी वकील दलील के आपको गिरफ्तार कर सकता था। और प्लस में ये भी था, इसे काला कानून भी कहा गया क्योंकि आप वकील के साथ आप चुनाव लड़ नहीं सकते, दलील कर नहीं सकते, वकील का आप चुनाव कर नहीं सकते कि मैं लड़ूंगा, मैं निर्दोष हूं, ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये संदेह के आधार पे गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था कि मुझे आप पे संदेह हो रहा है कि आप उपद्रव मचाने वाले हैं, बट आप मचाए नहीं, मुझे संदेह बस हो रहा है कि आपने उपद्रव मचाने की कोशिश करेंगे, बस संदेह हुआ, आपको गिरफ्तार कर लेगा। ये कानून था, इसे काला कानून भी किया। तो काला कानून की किसके द्वारा इस एक्ट को काला कानून कहा गया, बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तो इससे काला कानून महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। ठीक, और ये पूछ रहा है कि कब, इसलिए पूछ रहा है भाई कब, तो ये देखें, तो 21 मार्च 1919। ठीक,
1919 तो सबको पता रहता है भाई, लेकिन मार्च भी पता रहता है, लेकिन डेट 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 पता रहना बहुत जरूरी है। 21 मार्च। पीसीएस का तो यही खासियत है भाई, डेट तो वो पूछेगा। पीसीएस किस बात की, अगर डेट नहीं पूछा तो। रॉलेट को किसने काला कानून कहा? अभी बढ़े, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक। बताइए भाई। महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल बंद रखा गया था? तो खिलाफत आंदोलन कब चला था भाई? 1920 में। क्यों चला था? तो तुर्की के खलीफा को दुनिया के मुसलमान गुरु मानते थे, और उस टाइम विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड तुर्की के साथ अपमानजनक संधि कर लिया। इससे दुनिया के मुस्लिमों को आहत हुई कि हमारे गुरु के साथ अपमानजनक संधि किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंडिया में ही विद्रोह किया गया था, हर जगह लगभग मुस्लिमों ने विद्रोह किया था। तो इंडिया में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सैयद बंधु कर रहे थे, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक, ये कर रहे थे। और यहाँ देखें, यहाँ और इसे देखें तो 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता के संयुक्त के रूप में बैठक भी हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी का विचार था कि एकता प्रदर्शित की जाए, हिंदू मुस्लिम एकता की जाए, क्योंकि अंग्रेजों का नीति था फूट डालो राज करो की नीति, मतलब आपस में लड़ाओ और अपना राज करो, ये तो उसकी नीति थी, फूट डालो राज करो की नीति। तो महात्मा गांधी यहाँ आपदा में अवसर खोजे कि इससे एकता प्रदर्शित कर दे, हम अगर इसका साथ देंगे तो ये लोग भी हमारा साथ देंगे, तो मिलकर लड़ा लड़ेंगे तो आजादी में सहूलियत होगी। तो 1 अगस्त को खिलाफत आंदोलन 1920 में चालू हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन जब ये खिलाफत आंदोलन बंद हो गया। अब बंद क्यों हो गया ये जाने, तो बंद इसलिए हो गया क्योंकि वहां का सुल्तान जब वो खलीफा मुस्तफा बना ना, तो उसके नेतृत्व में टर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन चलाना उचित बन नहीं रहा था, क्योंकि जब वो खलीफा का पद ही समाप्त हो गया तो क्या फायदा तो बन नहीं रहा था कोई दायित्व उचित। तो असहयोग आंदोलन साथ में चालू किया था, गांधी जी द्वारा चालू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन देखिए तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक। और पूर्ण रूप से कब पारित किया गया था? तो पूर्ण रूप से नागपुर अधिवेशन में। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को किसने खारिज किया था, मतलब विरोध किया था? चित्तरंजन दास ने किया था कलकत्ता अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन में खास बात देखो, नागपुर अधिवेशन हुआ तो उसमें उसके राघवाचारी अध्यक्ष थे, और कलकत्ता अधिवेशन के देखें तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। तो वहां इसने विरोध किया, लेकिन नागपुर अधिवेशन में खुद प्रस्ताव पारित किया। ये उसे असलियत का पता चला गांधी जी के विचार क्या है। और ये जब राजनीति और धर्म दोनों मिला रहे थे गांधी जी, तो उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध भी किया था। ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम किसने विरोध किया था, तो अली जिन्ना ने विरोध भी किया था कि आपको नहीं मिलाना चाहिए धर्म राजनीति को एक साथ, ठीक। जो उस टाइम मुस्लिम अलग राष्ट्र बनेगा उसके लिए लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, उसी ने विरोध पहले ही किया था, ठीक। तो ये इसका ऑप्शन देखें तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए 17, 18, 19, 20 मार्च है, तो डेट तो बता ही दिए भाई कि 19, 20। और बोल रहा है कि बिहार में हड़ताल कब रखा गया था, बताइए आप लोग क्या होगा कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए तो 18 मार्च, ठीक, 18 मार्च 1920। तो इसका आंसर देखिए तो 18 मार्च सी होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, ठीक। और किसने प्रस्ताव रखा था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक। और पूर्ण रूप से अगर पूछे कि पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में 1920 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वी राघवाचारी थे। और किसने प्रस्ताव दिया था? तो चित्तरंजन दास ने दिया था, याद रखिए। तो इसका आंसर होगा आपका ए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गया अधिवेशन का रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक।
बिहार बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? वो स्वदेशी आंदोलन के समय हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन कब चला था भाई? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में चला था। तो उसी का आसपास होगा ना भाई इसका गठन। तो ऑप्शन देखिए 1905, 6, 7 और ये 8 है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये देखिए, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1906 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर होगा आपका सी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो ये तो याद रखना बनता है भाई। अब अगला देखिए, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? राष्ट्रीय चेतना जागरण मतलब लोगों में चेतना कब जागी, राष्ट्रीयता की भावना कब जागी कि नहीं मेरे देश के साथ शोषण हो रहा है, मुझे आजाद से जिंदगी जीना चाहिए, मतलब हम किसी के गुलाम क्यों रहे, मेरे देश में मुझे ही गुलाम बना के जिंदगी जीने पर विवश किया जा रहा है। तो मतलब ये पता भी तो चले ना कि कैसा जागरूक भी, जब आदमी जागरूक होंगे तब तो इनको पता चलेगा कि ये भेदभाव करके हमको अलग करना चाहते हैं, फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। तो पता चले, तो उसके लिए पत्र पत्रिका माध्यम था। तो देखिए, तो उस टाइम नस्लवादी नीति अपनाया गया था। श्वेत काले का भेद था कि हम गोरा है, हम श्वेत है, तो हम सिद्ध पुरुष है, मतलब तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुम्हें हमसे सीखना चाहिए। ये सब अहंकारी स्वभाव, जो है स्वामी है, मतलब उच्च पद पे ब्रिटिशों को ही रखा जाता, भारतीयों को नहीं दिया जाता था। कि उनको तो धन कमाने का मतलब था ना, इंडिया से धन बहिर्गमन हो रहा था, उन्हें यहाँ के लोगों से कोई मतलब था ही नहीं भाई, बस धन के अलावा। भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार था, इससे भी राष्ट्रीय भावना जागी। अहंकार, उसका अहंकारी स्वभाव, उससे मरे जरे इंडिया के आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब अगला देखिए, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? बताइए भाई। ब्रज किशोर प्रसाद, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा। बताइए कौन किया था बिहार छात्र परिषद का गठन? बताइए ऑप्शन में, बताइए क्या किसने किया था। और ये सब ये घटनाक्रम है ना, सब स्वदेशी आंदोलन के टाइम ही होते, क्योंकि वो उस टाइम स्वदेशी पे बल दिया जा रहा था। सरकारी स्कूलों को, मतलब ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार किया जा रहा था, और अब राष्ट्रीय स्कूल खोले जा रहे थे कि हम अपने स्कूल में पढ़ेंगे। उस टाइम ये चल रहा था स्वदेशी आंदोलन के समय। तो उस टाइम भी बिहार में भी विद्यालय सब खोले गए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो पिछले स्लाइड में बताया भाई कि राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक, तो इसका आंसर होगा आपका सी। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहा हुआ था? मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, रांची। बताइए कहां हुआ था भाई इसका? 1908 में अधिवेशन, प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन, ये ध्यान रखिए भाई, क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन। पहला अधिवेशन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन में भी तो कुछ डाटा तो दिया रहता है ना, तो उससे भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं ना। जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो ये सब ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो भाई राजधानी में ही तो होगा ना, तो इसका आंसर होगा आपका, कोई भी सम्मेलन अधिकतर राजधानी में ही उस टाइम होती थी, क्योंकि वहीं सारे लोग आप पा रहे थे। तो इसका आंसर होगा आपका बी। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई? बताओ भाई, बिहार में कब? हम बताए थे अप्रैल माह में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठन किया गया था, और सितंबर माह में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो आप देखेंगे अप्रैल इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, सितंबर देखिए, सितंबर दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है। तो आप तो पहले जनवरी को काटिए, क्योंकि अप्रैल से पहले तो कोई किसी होम रूल लीग का नाम भी तो नहीं था। और होम रूल लीग आंदोलन किस देश से लिया है, किस देश के तर्ज पे? तो आयरलैंड, ध्यान रखिए, इनिवेशन के द्वारा आयरलैंड से। ठीक, ये कट गया। सितंबर के बाद अक्टूबर, तो नवंबर, दिसंबर, तो अगर दिमाग लगाया जाए, अगर सोचा जाए तो, अगर न पता रहे इसकी तो अब बता रहे हैं। तो पहला बी तो आंसर इसका नहीं होगा। नवंबर, तो एनी बेसेंट उस टाइम
घूम घूम कर मतलब गोपाल गंगाधर तिलक द्वारा तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुंबई छोड़कर पूना और मध्य प्रांत कर्नाटक के क्षेत्र और बरार के क्षेत्र में ना उसका होम रूल आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस एरिया को छोड़कर एनी बेसेंट के सारे क्षेत्र में चल रहे, तो ये तो सिद्ध हो गया कि एनी बेसेंट द्वारा ही गठन किया गया होगा, इसके निर्देशन में ही गठन किया गया होगा। तो सितंबर तो ये दिसंबर भी तो नहीं होगा, ठीक। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है। अगर दिमाग अगर ऐसे लगाया जाए तो नवंबर में भी इसका नहीं होगा, और इसका आंसर होगा तो 16 अक्टूबर, डेट देखो 16 अक्टूबर 1916 को, इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक। अब अगला देखिए, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इन्हीं बेसेंट के निर्देशन में किया गया था, लेकिन इसके संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए आप लोग ऑप्शन में। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरूल हक, महेश नारायण, कौन है बताइए। बताइए भाई, किसने होम रूल आंदोलन बिहार के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं? तो यहां देखिए, तो राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं होम रूलिंग आंदोलन के संस्थापक के रूप में, ठीक। इसका आंसर होगा आपका ए, ठीक। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? बताओ भाई। राजेंद्र प्रसाद जी ने तो इसका गठन किया था, मतलब संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं बिहार में। ऑप्शन देखो, पूर्ण नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा और रामपूरन चंद मजरूल हक। तो किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है यहाँ। बताइए। तो ये रामपूरन सिंह ने ही ये होम रूलिंग आंदोलन के, जब बिहार में स्थापना हुआ होम रूल लीग का, तो उस टाइम उसने विचार दिया कि विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ किया जाए। तब तो देखते हैं ना, अभी भी दुर्गा पूजा जब विजयादशमी होती है तो भारत इंडिया का मैप बना के आगे में दुर्गा जी का पिक्चर और ऊपर नीचे भस्मासुर से भाला भोंका वो दिखाया जाता है। तो ये विचार तो बिहार में भाई पहले से ही, वो तो बहुत दिन से चला आ रहा है, ये नया थोड़ी ना है। तो ये देखे तो रामपूरन चंद के विचार थे, ठीक। ठीक। आज इतना ही तक था। आज 27 क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन वैसे लेके आते हैं, 27 क्वेश्चन था। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा और आप लोग को ये एमसीक्यू बनाने में मजे आ रहे होंगे और नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, ठीक। तो चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, प्लस में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इतने मतलब किसी का कोई देख भी रहा है, किसी को फायदा हो भी रहा है, बनाने वाले को भी तो पता चले वीडियो का कोई आनंद ले भी रहा है या बस ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हैं, एमसीक्यू बना के, और क्यों गलती हुआ और उस कारण को आप ढूंढिए और उस पर काम कीजिए, तो आपका एमसीक्यू परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद।